आइए आज हम स्टडी करेंगे अध्याय 3 भौतिक विज्ञान का। अध्याय 3 का नाम है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। तो सबसे पहले हम लोग सरल रेखा में गति में भूमिका पढ़ेंगे, और भूमिका पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि सरल रेखा का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हमने एक लाइन खींच दी, इसी लाइन को सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा का मतलब होता है कि एक ही दिशा में गति, एक ही दिशा में। एक ही दिशा का मतलब, जैसे मान लीजिए हम कोई प्लेन बना लें इस तरह से, एक्स वाई और ये जेड, और सारे प्लेन एक दूसरे के 90 डिग्री पे, ये सेंटर से जाएगा, सही से बन नहीं पाया है, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, यानी 90 डिग्री का कोण है। तो यक्स प्लेन जो है, इसमें कहीं भी कोई पार्टिकल चलेगा, एक सरल रेखा होगी। वाई प्लेन पे कहीं भी चलेगा, एक सरल रेखा होगी, या जेड प्लेन पे चलेगा तो एक सरल रेखा होगी। एक्स वाई या एक्स वाई जेड तीनों प्लेन पे न चले, और एक प्लेन मान लीजिए हमारा ये पेज है जिसको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ऐसे ऐसे चलेगा तो ये एक सरल रेखा नहीं है, क्योंकि अगर हमने ऐसे बनाया है, ये एक्स एक्सिस है, तो यही एक्स है। अगर इसमें जरा भी ऐसे होता है, ऐसे, तो ये वाई डायरेक्शन में चला गया। ये वाई है, देखिए, अगर इसको हम वाई माने तो वाई में चला गया। तो ये सरल रेखा है जिसमें एक अणु दूसरे अणु के एकदम सीध में रखा गया है। तो सबसे पहले आप सरल रेखा का मतलब समझिए, तभी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ पाएंगे। तो अब जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को सरल रेखा के बारे में पता चल गया होगा। अब देखते हैं भूमिका। विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती है। अब देखिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष, जैसे साइकिल में बैठ के हम चल रहे हैं, तो साइकिल हमारी प्रत्यक्ष रूप से गतिमान है क्योंकि वो चल रही है। लेकिन हम लोग साइकिल के ऊपर बैठे हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान हैं, क्योंकि साइकिल के सापेक्ष देखा जाए तो हम, चूँकि साइकिल हमारे साथ में ही है, तो साइकिल के हिसाब से हम गतिमान नहीं हैं, क्योंकि साइकिल के ऊपर बैठे हैं, साइकिल चल रही है। लेकिन पृथ्वी के हिसाब से गतिमान है, क्योंकि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से दूर चले गए साइकिल के साथ में। तो साइकिल चूंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, तो साइकिल प्रत्यक्ष रूप से गतिमान है पृथ्वी के सापेक्ष में, हमारे सापेक्ष में नहीं है, क्योंकि हम जितना दूर जा रहे हैं साइकिल भी उतना दूर जा रही। तो पृथ्वी के सापेक्ष में हम और साइकिल दोनों गतिमान हैं प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से हम गतिमान हैं, क्योंकि साइकिल की गद्दी में बैठे हुए, साइकिल की गद्दी में ही रहते हैं, लेकिन हम गतिमान रहते हैं। तो साइकिल के रेस्पेक्ट में अप्रत्यक्ष है और पृथ्वी के रेस्पेक्ट में प्रत्यक्ष। तो कुल मिला के सब कुछ गतिमान है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल सवारी आदि दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली क्रियाएं गति के कुछ उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, निद्रा अवस्था में भी हमारे फेफड़ों में वायु का प्रवेश एवं निष्कासन तथा हमारी धमनियों एवं शिराओं में रुधिर का संचरण होता है। हम पेड़ों से गिरते हुए पत्तों को तथा बांध से बहते हुए पानी को देखते हैं। मोटर गाड़ियां और वायुयान यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपनी कक्षा के पड़ता घूर्णन करती है तथा वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है।
सूर्य अपने ग्रहों सहित हमारी आकाश गंगा नामक मंदाकिनी में विचरण करता है तथा जो स्वयं भी स्थानीय मंदाकिनियों के समूह में गति करती है। तो कुल मिलाकर इसने ये बता दिया कि सब कुछ गतिमान है। जब हम सोते हैं तो फेफड़े भी गतिमान है, सिराओं यानी आर्टरी वेन में जो खून बह रहा है वो भी गतिमान है, पेड़ से पत्ते गतिमान है, बांध से पानी गतिमान है, मोटरसाइकिल वायुयान सब गतिमान है, पृथ्वी गतिमान है, और मंदाकिनियों यानी आकाश गंगा के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो सूर्य भी गतिमान है। तो कुल मिलाकर सब कुछ गतिमान है। इस प्रकार समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ स्थिति कैसे परिवर्तित होती है, इस अध्याय में हम गति के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमें वेग तथा त्वरण की धारणा को समझना होगा। अब देखिए वेग क्या है, त्वरण क्या है, इसके बारे में अभी बताएंगे। वेग का मतलब अंग्रेजी में वेलोसिटी, त्वरण का मतलब अंग्रेजी में एक्सीलरेशन होता है। इस अध्याय में हम अपना अध्ययन वस्तु के एक सरल रेखा के अनुदिश गति तक ही सीमित रखेंगे। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो वस्तु के एक सरल रेखा के अनुदिश गति तक ही सीमित रखेंगे। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अब आगे देखते हैं। एक समान त्वरित सरल रेखीय गति के लिए कुछ सरल समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं। अंततः गति की आपेक्षिक प्रकृति को समझने के लिए हम आपेक्षिक गति की धारणा प्रस्तुत करते हैं या करेंगे। बार बार देखिए गति त्वरण शब्द आ रहा है, वेग और त्वरण, तो इसको हम अभी स्पष्ट किए दे रहे हैं कि वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है। तो देखिए वेग को वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt होता है, यानी वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चाल और चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए वेग और चाल में अंतर है, इस बात को समझिए। वेग अलग चीज है और चाल अलग चीज है। इसको समझने के लिए पहले विस्थापन और दूरी को समझेंगे। तो विस्थापन का मतलब होता है कि किसी कण द्वारा सरल रेखा में चली गई दूरी। किसी कण द्वारा, जैसे मान लीजिए ये 5 मीटर की दूरी है, 5 मीटर है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु चली जाए, मान लीजिए सरल रेखा है, तो ए से बी तक चली गई दूरी, यही दूरी भी है, यही विस्थापन भी है, ए से बी तक। क्यों? क्योंकि सरल रेखा है तो यही दूरी भी है, यही विस्थापन भी है। लेकिन अगर कोई वस्तु ऐसे चले, ये मान लीजिए 3 मीटर है, ये 7 मीटर है। अब कोई यहां से चल करके, मान लीजिए सी बिंदु है, तो यहां से चल करके सी में जाए फिर बी में, तो दूरी कितनी चला? 3 मीटर ये, 7 मीटर ये, पूरी दूरी कितना चला? 10 मीटर। तो दूरी हमारी हो जाएगी 10 मीटर। लेकिन विस्थापन इसका कितना होगा? तो विस्थापन सबसे कम वाली दूरी को लिया जाता है। तो यहाँ से यहाँ पर आया तो सबसे कम दूरी कितनी है? ए से बी तक, ये कितनी है? 5 मीटर। तो विस्थापन कितना हो गया?
विस्थापन कितना हो गया 5 मीटर। तो दूरी चला वो 10 मीटर, लेकिन विस्थापन का मतलब अपने स्थान से कितनी विस्थापित हुआ, कितनी दूर, वो विस्थापन हो गया। जैसे फिर से हम उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। जैसे आप अपने स्कूल से गए, ये घर है आपका, ये स्कूल है, ये बीच की दूरी मान लीजिए 50 मीटर है। अब घर से स्कूल गए तो सीधा अगर रास्ता 50 मीटर का है तो यही हमारा विस्थापन हो जाएगा और यही हमारी दूरी हो जाएगी। अब आप घर से स्कूल गए और स्कूल से फिर घर आ गए, तो स्कूल से आप फिर घर आ गए, तो जहाँ से चले थे वहीं फिर आ गए, तो विस्थापन हमारा 0 हो गया। लेकिन दूरी कितनी चली? दूरी आप घर से स्कूल तक चले तो 50 मीटर और वापस लौटे तो 50 मीटर, तो दूरी 100 मीटर चले, लेकिन विस्थापन कहाँ हुआ? क्योंकि आप घर में थे, घर से विस्थापित हुए ही नहीं, घर में ही हैं, पहले भी घर में थे, तो विस्थापन आपका 0 हो गया। तो इसको ध्यान दीजिए कि विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है। अब देखिए आ जाती है वेग। तो अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो प्रति सेकंड कितना विस्थापन हो रहा है वो वेग हो गया, और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो कितना दूरी प्रति सेकंड चल रहा है वो चाल हो जाएगी, कितना कोई कण विस्थापित हो रहा है प्रति सेकंड वो वेग हो जाएगा। तो वेग और चाल में अंतर समझ लीजिए। अब त्वरण, त्वरण आ जाता है। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो प्रति सेकंड वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो प्रति सेकंड अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो कहेंगे त्वरण है, और घट रहा है तो कहेंगे मंदन है, जिसको अंग्रेजी में रिटार्डेशन कहते हैं। तो प्रति सेकंड अगर चाल जैसे मान लो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड है, अगले सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड हो गई, अगले सेकंड में 20 मीटर, मतलब लगातार बढ़ रही, तो कहेंगे कि कण त्वरण में है। या मान लो पहले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, मतलब वेग घट रहा है, इसका मतलब कहेंगे वस्तु मंदन में है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। त्वरण मतलब वेग बढ़ेगा तो कहेंगे त्वरण में है, वेग घटेगा तो कहेंगे मंदन में। अब आगे आप लोग पढ़िए तब समझ में आएगा। इस अध्याय में हम सभी गतिमान वस्तुओं को अति सूक्ष्म मानकर बिंदु रूप में निरूपित करेंगे। तो इस अध्याय में हम बिंदु रूप में, मतलब अभी हमने पार्टिकल शब्द यूज किया, पार्टिकल का मतलब कण, तो एक तरह से वो बिंदु ही है। यह सन्निकटन तब तक मान्य होता है जब तक वस्तु का आकार निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को अपेक्षा पर्याप्त रूप से कम होता है। वास्तविक जीवन में बहुत सी स्थितियों में वस्तुओं के आमाप साइज की उपेक्षा की जा सकती है और बिना अधिक त्रुटि के उन्हें एक बिंदु वस्तु माना जा सकता है। अब देखिए शुद्ध गतिकी। तो शुद्ध गतिकी अंग्रेजी में शुद्ध गतिकी को काइनेमैटिक्स बोलेंगे, काइनेमैटिक्स। तो शुद्ध गतिकी में, गतिकी का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि गतिज ऊर्जा जिसमें हो, गति करे जो। तो शुद्ध गतिकी में हम वस्तु की गति के कारणों पर ध्यान न देकर केवल उसकी गति का ही अध्ययन करते हैं। तो जो शुद्ध गतिकी है यानी काइनेमेटिक्स, उसमें गति क्यों हो रही है इससे नहीं मतलब है, बस गति से मतलब है। इस अध्याय एवं अगले अध्याय में विभिन्न प्रकार की गतियों का वर्णन किया गया है। इन गतियों के कारणों का अध्ययन हम 5वें अध्याय में करेंगे।
कारण से हमसे नहीं मतलब है, गति क्यों हो रही है इस बात से मतलब है। अब देखिए स्थिति, पथ लंबाई एवं विस्थापन। इंग्लिश में देखिए पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट को ही हिंदी में विस्थापन कहते हैं और पाथ लेंथ यानी पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। तो इसको देखते हैं। पहले आपने पढ़ा है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति के निर्धारण के लिए एक संदर्भ बिंदु तथा अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक समकोणिक निर्देशांक निकाय का चुनाव सुविधाजनक होता है। समकोणिक का मतलब चारों ओर से 90 डिग्री का ही कोण। इस निकाय में 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं जिन्हें एक्स, वाई तथा जेड अक्ष कहते हैं। तो कुल मिला के समझने की बात यह है कि अभी हमने बताया था आपको, अब इस प्लेन में संभव नहीं है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। सारे एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं। तो जितने भी प्लेन हैं वो सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। जैसे हम ये समझाएं कि आपको एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये सेंटर से जा रही है। तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये पूरब और ये पश्चिम, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर और ये दक्षिण हो गई। अब देखिए पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। और ये जेड वाली ये ऊपर एकदम आकाश की ओर और ये नीचे एकदम जमीन की ओर। अब देखिए सब, इसको पेन पकड़ के आप देखिए, पूरब पश्चिम में एक पेन रखिए, उसी जगह एक उत्तर दक्षिण में और एक ऊपर नीचे को। तो सब 90 डिग्री पर हो गए, एक दूसरे से सब के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरह एक्स वाई जेड प्लेन हम लोग बनाते हैं। इन अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु O कहते हैं। अब जहां पर एक काट रहा था उस बिंदु को O कहते हैं तथा यह संदर्भ बिंदु होता है। उसी O बिंदु को ही हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में संदर्भ बिंदु को अंग्रेजी में रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अंग्रेजी में रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। किसी वस्तु के निर्देशांक एक्स वाई जेड इस निर्देशांक निकाय के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति निरूपित करते हैं। तो किसी वस्तु के निर्देशांक एक्स वाई जेड इस निर्देशांक निकाय के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति निरूपित करते हैं। इसको ध्यान देना कि जो हमने एक्स वाई जेड बनाया है, इसी के सेंटर से हम लोग बताएंगे कि ये 10 मीटर की दूरी पे है, तो चिन्ह लगा के बता देंगे कि ये 1 मीटर है तो ये पूरा 10 मीटर हो जाएगा। समय नापने के लिए इस निकाय में एक घड़ी रख देते हैं। घड़ी सहित इस निर्देशित निकाय को निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब अगर समय से इसी की तुलना कर लें, एक्स वाई जेड जो प्लेन बनाया है, तो इसको हम निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जब किसी वस्तु के एक या अधिक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो वस्तु को गतिमान कहते हैं। अब इसको ध्यान दीजिए, जब टाइम के साथ उसमें चेंज आएगा तो समझ लेना, चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय या वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो जब स्थिति में परिवर्तन होगा तो विस्थापन भी होगा और दूरी भी होगी। तो इसका मतलब वो वस्तु गतिमान होगी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय है। तो जब समय के साथ परिवर्तन होते हैं तो वस्तु गतिमान कहते हैं। साफ साफ लिखा है। अन्यथा वस्तु को उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष विरामावस्था में मानते हैं। अब आगे देखते हैं।
किसी निर्देश तंत्र में अक्षों का चुनाव स्थिति विशेष पर निर्भर करता है। किसी निर्देश तंत्र में अक्षों का चुनाव स्थिति विशेष पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक विमा में गति के निरूपण के लिए हमें केवल एक अक्ष की आवश्यकता होती है। 2-3 विमाओं में गति के निरूपण के लिए 2-3 अक्षों की आवश्यकता होती है। तो किसी निर्देश तंत्र में हमें अगर स्थिति बताना है तो स्थिति विशेष जो है कह रहा है किसी निर्देश तंत्र में अक्षों का चुनाव स्थिति विशेष पर निर्भर करता है। अगर एक विमा में यानी सरल रेखा में गति हो रही है तो उसके लिए एक ही अक्ष की आवश्यकता है। जैसे मान लो पूरब से पश्चिम में गति हो रही तो एक ही अक्ष की जरूरत है। अब पूरब से पश्चिम दिशा में जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो दूसरी 2 अक्षों की जरूरत होगी। अब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में जाने के साथ साथ ऊपर जा रहा है तो 3 अक्षों की जरूरत होगी। तो ये जो है हमको समझना है अपने से। अब आगे देखते हैं, किसी घटना का वर्णन इसके लिए चुने गए निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। तो किसी घटना का जो हम वर्णन कर रहे हैं तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र बनाया गया, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन जो बताया गया, तो उसका निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि सड़क पर कार चल रही है तो वास्तव में कार की गति का वर्णन हम स्वयं से या जमीन से संलग्न निर्देश तंत्र के सापेक्ष करते हैं। तो उदाहरण देख रहा है कि जैसे कह दें कि कार सड़क पर चल रही, तो सड़क जमीन पर है तो जमीन के सापेक्ष कार चल रही है, ये कहने का ना। तो वही कह रहा है कि स्वयं से या जमीन से संलग्न निर्देश तंत्र के सापेक्ष करते हैं। यदि हम कार में बैठे किसी व्यक्ति से संलग्न निर्देश तंत्र के सापेक्ष कार की स्थिति का वर्णन करें तो कार विरामावस्था में होगी। अब देखिए, जैसा हम पहले बता चुके हैं कि मान लीजिए साइकिल में बैठे व्यक्ति की हमने तुलना की थी कि अगर साइकिल के सापेक्ष व्यक्ति की गति देखी जाए, जो गद्दी में बैठ के साइकिल चला रहा है, तो कहेंगे वही स्थिर है क्योंकि वो तो हमेशा गद्दी में बैठा है। लेकिन जमीन के रेस्पेक्ट देखा जाए तो कहेंगे अभी तो वो घर में था, अब स्कूल पहुंच गया, तो इसका मतलब वो गति में है पृथ्वी के सापेक्ष। तो वही कह रहा है कि कार में अगर व्यक्ति जमीन पे खड़ा है तो कहेगा कि कार जमीन पे चल रही है, सड़क पे चल रही है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कार पे बैठा है तो तो कार चल रही है लेकिन बैठा तो कार पे ही है, तो उसे लगेगा कि कार तो स्थिर है क्योंकि मैं तो कार में ही हूँ। तो इस हिसाब से वो बता रहा है। एक सरल रेखा में किसी वस्तु की गति के विवरण हेतु हम एक अक्ष मान लीजिए यक्ष को एक प्रकार चुन सकते हैं। तभी हमने बोला कि जैसे पूरब से पश्चिम को हमने यक्ष मान लिया तो ये सरल रेखा हो गई। तो कह रहा है एक सरल रेखा में गति के लिए हम एक्स एक्सिस को चुन सकते हैं, वाई को भी चुन सकते हैं या जेड को भी चुन सकते हैं, लेकिन किसी एक को चुनेंगे। इस प्रकार चुन सकते हैं कि वह वस्तु के पथ के संपाती हो। वस्तु के पथ के संपाती का मतलब जिधर वस्तु चल रही है उसी के प्लेन में। इस प्रकार वस्तु की स्थिति को हम अपनी सुविधा अनुसार चुने गए किसी मूल बिंदु, मान लीजिए चित्र 3.1 में दर्शाए गए बिंदु ओ के सापेक्ष निरूपित करते हैं। तो 3.1 का फिगर देख लेते हैं। अब देखिए 3.1 का मतलब ये O0 बिंदु इसको मान सकते हैं। तो इधर देखिए 40 मीटर कह रहा है, इधर -40 कह रहा है। अगर हम पूरब की तरफ जाएंगे, पश्चिम की तरफ, या जिधर इधर +x मान रहा है इधर -x, तो इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं कि इधर इधर 40 मीटर प्लस में लिखेंगे, इधर माइनस में। तो देखिए कह रहा है यक्ष अक्ष मूल बिंदु तथा विभिन्न समयों में कार्य की स्थितियां। तो इस तरह हम स्थिति को दर्शाएंगे और जब पढ़ेंगे तब भी इसी तरह पढ़ेंगे भी। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए चित्र 3.1 में दर्शाए गए बिंदु O
ये बिंदु है के सापेक्ष निरूपित करते हैं। बिंदु O के दाईं ओर के निर्देशांक को हम धनात्मक तथा बाईं ओर के निश्चित निर्देशांक को ऋणात्मक कहेंगे। इधर वाले को ऋणात्मक, इधर वाले को धनात्मक। इस पद्धति के अनुसार चित्र 3.1 में बिंदु P और Q के स्थित निर्देशांक क्रमशः +360 मीटर और +240 मीटर है। P और Q, तो P देखिए 360 मीटर है, Q 240 मीटर है। इसी प्रकार बिंदु R का स्थित निर्देशांक -120 मीटर है, R का माइनस में 120 मीटर। तो इधर दाहिने हाथ की तरफ धनात्मक लिया है, माइनस हाथ की तरफ ऋणात्मक लिया है। तो कैसे दिखाना, इस बात को ध्यान देना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको प्रकट करेंगे, जैसा प्रकट करेंगे उसी के हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे। एक एक बात को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए आगे आ जाता है पथ लंबाई यानी पाथ लेंथ। इसी को हम दूरी भी कह सकते हैं। तो इसको देखते हैं। कल्पना कीजिए कि यह कोई कार एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है। कल्पना करिए कि कोई एक कार सीधी रेखा में चल रही है। हम यह अक्ष इस प्रकार चुनते हैं कि यह गतिमान कार के पथ के संपाती हो। चाहे जिधर कार गति करे, चाहे पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, ये कह रहा है हम एक ही चूंकि सरल रेखा की गति पढ़ रहे हैं, तो जब हम एक ही सरल रेखा में, तो उसी को हम यक्ष मान लेते हैं जिधर कार गति कर रही है। तो वही कह रहा है कि हम यक्ष अक्ष इस प्रकार चुनते हैं कि यह गतिमान कार के पथ के संपाती हो, यानी उसी दिशा में। अक्ष का मूल बिंदु वो है जहां से कार चलना शुरू करती है। तो अक्ष का मूल बिंदु हम उसको मानेंगे जहां से कार चलना शुरू करती है, अर्थात समय t बराबर 0 पर कार x बराबर 0 पथ पर थी। चित्र 3.1। 0 मतलब जिस समय वो चली उसी को हम दूरी वहां से 0 मानेंगे और समय भी वहां से 0 मानेंगे। तो इसको ध्यान देना है। मान लीजिए कि भिन्न भिन्न क्षणों पर कार की स्थिति बिंदुओं P, Q तथा R के से व्यक्त होती है। अब कह रहा है कि मान लीजिए दूरी P, Q, R जो दिया गया उसे हम व्यक्त करते हैं। यहां हम गति की दो स्थितियों पर विचार करेंगे। पहली में कार O से P तक जाती है, अतः कार द्वारा चली गई दूरी OP बराबर +360। तो पहले में कार O से P तक जाती है, मान लीजिए O से P तक, तो ये 360 हो गई। इस दूरी को कार द्वारा चली गई पथ लंबाई कहते हैं। तो जो 360 मीटर चली, तो इसी को पथ लंबाई कहते हैं। दूसरी स्थिति में कार पहले O से P तक जाती है और फिर P से Q पर वापस आ जाती है। पहले O से P तक जाती है, फिर P से Q तक वापस आ जाती है। तो इसको ध्यान देना। गति की इस अवधि में कार द्वारा चली गई पथ लंबाई OP चली प्लस PQ चली, तो 360 मीटर चली। फिर 360 से 240 लौट के आई, तो 360 में 240 घटाएंगे तो 120, मतलब 120 और चली। तो देखिए OP प्लस PQ जोड़ दिया, यानी 360 प्लस 120 मीटर, क्योंकि इधर पॉजिटिव लिया गया है दाहिने हाथ में। तो कुल कितना चली? 480 मीटर होगी, क्योंकि पथ लंबाई में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अतः यह एक अदिश राशि है। ध्यान देना है। तो इसको अगर आप, ये हम इसलिए अंडरलाइन कर रहे हैं कि इसको फिगर में अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
अब देखिए ये नहीं सोचना है कि उल्टी दिशा में चली तो उसको घटाएंगे, पाथ लंबाई पूछ रहा है कि कितनी लंबाई होती है, हमेशा जुड़ेगी ही, कभी घटेगी नहीं। और चूंकि इसमें दिशा नहीं है, क्योंकि दिशा लिखा जाता तो उल्टा चल रही थी तो निगेटिव लिखना चाहिए था, लेकिन धन ही लिखा गया, इसमें दिशा नहीं लिखी गई, इसलिए पाथ लंबाई अदिश राशि है। अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।